बैजोई महाविद्यालय बैजोई की यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की उपचारात्मक पोषण में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फीवर, यानी कि बुखार, ज्वर। तो हम ये जानेंगे कि बुखार होता क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार बुखार होता क्या है। तो जब शरीर का तापक्रम सामान्य तापक्रम से अधिक हो जाता है तो उसे ज्वर कहते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। जब तापक्रम इस तापक्रम से बढ़ता है तो यह स्थिति ज्वर कहलाती है। ज्वर वास्तव में कोई रोग नहीं है, लेकिन यह किसी रोग का लक्षण अवश्य है। तो ये हमारा ज्वर कहलाएगा। यह शरीर में उत्पन्न ऊष्मा या ताप या निष्कासित ऊष्मा या ताप के असंतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति है। ज्वर आने से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और विभिन्न रोगों के कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर अनुकूल स्थान व वातावरण प्राप्त करके संख्या में वृद्धि करते हैं। शरीर में उपस्थित एंटीबॉडीज़ व श्वेत रक्त कणिकाएं इन जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करती हैं, परंतु कभी कभी अधिक जीवाणु होने के कारण यह इस प्रयास में असफल रहती हैं और हमें बुखार आ जाता है। तो ये हमारा जो है बुखार कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि बुखार कितने प्रकार का होता है। तो बुखार हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है असाध्य ज्वर, दूसरा दीर्घकालीन ज्वर और तीसरा है बार बार होने वाला ज्वर। तो पहले ये देख लेते हैं कि असाध्य ज्वर क्या होता है। तो यह ज्वर बहुत तीव्र होता है और तेजी से चढ़ता है, लेकिन इसकी अवधि छोटी होती है। यह 2-3 दिन से लेकर सप्ताह भर में उतर जाता है, जैसे जुकाम, खांसी, खसरा, न्यूमोनिया, चेचक, टाइफाइड, मलेरिया आदि। ये सारा हमारा असाध्य ज्वर कहलाता है। उसके बाद आता है दीर्घकालीन ज्वर, यानी यह ज्वर लंबे समय जैसे कई सप्ताह या महीनों तक चलने वाला होता है। यह बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता, लेकिन हल्का रहता है, लेकिन यह अवधि बहुत लंबी समय तक इसकी बनी रहती है, जैसे क्षय रोग में, टाइफाइड या पोलियोमाइलाइटिस में। ठीक है, ये हमारा दीर्घकालीन ज्वर कहलाएगा। उसके बाद आता है बार बार होने वाला ज्वर, यानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण मलेरिया है। टाइफाइड, मलेरिया आदि ज्वर से रोगी बहुत ही दुर्लभ हो जाता है और इनके आहार के विषय में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, जिससे वे कमज़ोर न हो और उन्हें पूर्ण पौष्टिक परंतु सुपाच्य आहार देना उचित होगा। बुखार कैसा भी हो, उसमें उपयुक्त व पौष्टिक आहार रोग से मुक्ति दिलाने में और रोगी के सामान्य स्वास्थ्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक होता है, परंतु भिन्न प्रकार के ज्वरों में असामान्य आहार में उपयुक्त संशोधन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये हमारा ज्वर कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि ज्वर में पोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जो परिवर्तन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट आएगा, ज्वर की स्थिति में शरीर के तापक्रम में वृद्धि हो जाने के कारण शरीर के उपापचयन की दर में भी वृद्धि हो जाती है। शरीर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम में वृद्धि से 7% ऊष्मा नष्ट हो जाती है, या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम में वृद्धि से 7% ऊष्मा की दर में वृद्धि होती है, जिससे ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद शरीर में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होने के कारण संग्रहित ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जिससे ग्लाइकोजन का भंडार खाली होने लगता है। उसके बाद ज्वर की स्थिति में कोशों में तोड़फोड़ की क्रिया बढ़ने से प्रोटीन की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। क्षय व टाइफाइड आदि रोगों के कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के उपापचयन में भी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद ज्वर में पसीना अधिक आने के कारण जल, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड की काफ़ी मात्रा जो है वो नष्ट होने लगती है, जिससे पूर्ति भी आवश्यक की जानी चाहिए। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, ज्वर के कारण रोगी की क्रियाशीलता व गतिशीलता लगभग समाप्त सी हो जाती है, जिसके कारण पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में शिथिलता आ जाती है।
उसके बाद है ज्वर में प्रोटीन के अधिक उपयोग बढ़ने से नाइट्रोजन का यूरिया के रूप में मूत्र द्वारा त्याग होने लगता है। इससे गुर्दों का जो काम होता है वो बढ़ने लग जाता है। ये तो थे हमारे ज्वर में पोषण को प्रभावित करने वाले परिवर्तन। अब हम जान लेते हैं कि ज्वर में पौष्टिक तत्वों की क्या क्या आवश्यकता है। तो ज्वर की स्थिति में रोगी का आहार ज्वर की अवधि, तीव्रता, प्रकार, ज्वर छुटकारे या सुधार की किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करता है। ज्वर में इलाज के साथ रोगी को पूर्ण आराम भी मिलना आवश्यक है, लेकिन साथ ही संतुलित व पौष्टिक आहार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आहार तभी संतुलित हो सकता है जब रोगी की स्थिति के अनुसार सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात में पाए जाएं। रोगी के आहार के विषय में उपरोक्त परिवर्तनों की दृष्टि से निम्न बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे प्रोटीन, कोशों की अधिक हानि होने के कारण प्रोटीन की आवश्यकता भी बहुत बढ़ जाती है। रोगी की पाचन क्रिया क्षीण हो जाती है और द्रव रूप में उपयुक्त प्रोटीन युक्त पदार्थ जो आसानी से पच सकें वो दिए जाने चाहिए। प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा के अभाव में शरीर के ऊतकों की प्रोटीन में भी ली जाएगी, जिससे शरीर क्षीण होने लगेगा। इस रोग में 100 से 125 ग्राम प्रोटीन रोगी को प्रतिदिन देनी आवश्यक होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा, यानी ज्वर की स्थिति में आधारीय उपापचयन की दर में भी वृद्धि हो जाने के कारण ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसमें भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। ज्वर की तीव्रता में यह आवश्यकता की पूर्ति तो संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही ज्वर नियंत्रित हो तो अधिक ऊर्जा युक्त आहार थोड़े थोड़े समय बाद उसको देना आवश्यक हो जाता है। सामान्य अवस्था की अपेक्षा इस स्थिति में 50% अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए अधिक कैलोरी प्रदान करने वाले सुपाच्य या भोज्य पदार्थों का दिन में कई बार उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोज का प्रयोग करने से ग्लाइकोजन के भंडार की भी पूर्ति शीघ्रतापूर्वक हो जाती है और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्बोज अधिक उपयुक्त है। यह पचनशील होने के कारण विशेषकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज शर्कराएं और अनाज की शर्कराएं प्रयोग की जाती हैं। तीव्र ज्वर में हर 2 घंटे बाद रोगी को ग्लूकोज देने से काफ़ी मात्रा में उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, उसकी ऊर्जा में जो है वो पूर्ति होने लगती है। प्रत्येक बार 50 ग्राम के लगभग ग्लूकोज उसको दिए जाना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है हमारा वसा। ज्वर की स्थिति में वसा का प्रयोग इमल्सीकृत रूप में किया जाना चाहिए। जैसे अधिक तले व अधिक वसा युक्त पदार्थ देने से पाचन में उसको असुविधा भी हो सकती है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में उसे मक्खन या वसा युक्त दूध दे दिया या अंडे की जर्दी का उपयोग भी किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है खनिज लवण, यानी ज्वर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आदि तत्वों की हानि पसीने के रूप में अधिक मात्रा में हो जाती है, जिसकी पूर्ति हम सब्जियों के सूप, फलों के रस में नमक आदि को डालकर की जानी चाहिए। दूध भी पोटेशियम की पूर्ति करता है, उसको दूध भी देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा विटामिन्स, यानी ज्वर की अवस्था में आधारीय उपापचयन में वृद्धि हो जाने के कारण ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण विटामिन बी की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लेने से आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है और इसकी ओर भी अधिक न्यूनता हो जाती है। विटामिन बी के साथ साथ विटामिन ए और सी की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ये हमारा विटामिन है। उसके बाद आ जाएगा जल। इस अवस्था में पसीने के रूप में जल की बहुत अधिक हानि हो जाती है, यानी 2.5 से 5 लीटर तक जल पानी व अन्य पेय पदार्थों के रूप में देना चाहिए। जैसे दूध, सूप, फलों का रस आदि जल के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते हैं। जैसे ज्वर में रोगी की पाचन शक्ति और भूख कम हो जाती है, लेकिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक हो जाती है और 2-3 घंटों के अंतराल से कई बार भोजन खिलाया जाना चाहिए, जिससे उसका पोषण और पाचन भली भांति हो सके। धीरे धीरे जब रोग की दिशा में सुधार होने लगे तो इस अंतराल को बढ़ाकर प्रातःकाल नाश्ता और दोपहर या रात के भोजन के अतिरिक्त सोने से पहले कुछ खाने पीने से रोगी की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
दिन के मध्य में उसको फलों का रस देना भी लाभदायक हो जाएगा। तो ये हमारे पौष्टिक तत्व थे। बुखार में पौष्टिक तत्वों की मात्रा क्या क्या होनी चाहिए वो ये थी। उसके बाद ज्वर के समय आहार हमें उसको क्या क्या देना चाहिए वो देख लेते हैं। तो तीव्र ज्वर की अवस्था में तरल आहार देना बहुत ही उपयुक्त होता है। बुखार हम जब हल्का हो जाए तो उसे ब्रेड, खिचड़ी, दलिया, पुडिंग आदि दिया जा सकता है। और आरंभ में हर 3 घंटे बाद तरल पदार्थ दिया जाना चाहिए। ज्वर कम होने की स्थिति में खिचड़ी, दलिया, ब्रेड, पुडिंग आदि 4 घंटे बाद दिए जाना उसको आवश्यक हो जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक फीवर समाप्त होता है। धन्यवाद।